नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में खबरों रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश तहखानों का प्रदेश बनता जा रहा है, क्योंकि यहां बहुत कुछ या कहें कि अपार संपत्ति निकल रही है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। कानपुर के बाद कन्नौज में पीयूष के आवास पर अकूत दौलत मिलने के बाद भी डीजी की टीम की छापेमारी लगातार चल रही है। तो आरबीआई और स्टेट बैंक की टीम नोट गिनने की 4 बड़ी मशीनें लेकर पीयूष जैन के आवास पर नोटों की गिनती में लगी हुई है, लेकिन पैसा का रकम कैश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची है। तो कानपुर में रविवार को गिरफ्तार किए गए पीयूष जैन की आज कानपुर के सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। तो सीजेएम में कोर्ट में पेशी के लिए पीयूष जैन को ले जाया गया है, पूछताछ चल रही है। वहीं इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के आवास के बाद कन्नौज में भी नोटों की गड्डियां मिल रही है। बुधवार से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की कार्रवाई अभी भी चल रही है। आज कन्नौज में पीयूष के घर पर नोट की गिनती जारी है, यहां पर जखीरा मिला है। आपको बता दें कि नोट गिनने की 3 बड़ी और 2 छोटी मशीनों का बढ़ा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तहखाने से नोट निकलती ही जा रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कन्नौज से तस्वीर है जहां पर पीयूष जैन के घर में जो आईटी और जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमार की कार्रवाई हुई है, वो तस्वीर है। लोगों का जमावड़ा है और लोग भी सोचकर और जानकर परेशान है कि आखिर एक इत्र कारोबारी के घर से इतनी रकम कैसे मिल सकती है। काली टोपी पहने हुए ये पीयूष जैन बाहर निकले हैं। आप साफ देख सकते हैं कि पीयूष जैन को डीजीजीआई की टीम रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए लेकर निकली हुई है और यहाँ पर कानपुर की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन को पेश करेगी। और क्योंकि पीयूष जैन के ऊपर काफी गंभीर आरोप हैं और काफी मात्रा में नगद बरामद हुआ है पीयूष जैन के पास से, जिसके बाद अब डीजीजीआई की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के लिए। और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा और आरआरएफ तैनात की गई है और लगातार आप देख सकते हैं कि ये आरआरएफ के सुरक्षा घेरे में पीयूष जैन को ले जाया जा रहा है। काली टोपी पहने ये पीयूष जैन आपको साफ दिख रहा होगा, आरआरएफ के घेरे में है और ये जुड़ चुके हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े पीयूष? चलिए पीयूष किसका पैसा है? ये देखिए पीयूष। और न्यायालय के अंदर टीम जो है डीजीजीआई की टीम न्यायालय के अंदर लेकर जा चुकी है पीयूष जैन को और अब से कुछ ही देर में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी होगी। और आगे की तैयारी क्या होगी, क्या रिमांड मजिस्ट्रेट डीजीजीआई की टीम को पीयूष जैन के रिमांड देंगे या सीधे जेल भेज देंगे, ये अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी। तो आपको बता दें कि पीयूष जैन को सीजेएम कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। अभिनव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से इतना जखीरा बरामद हो रहा है, पैसों का बवंडल मिल रहा है, पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, सीजेएम कोर्ट ले जाया जा रहा है। हालांकि आप बातचीत करने की कोशिश की भी है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास है और अगला कदम अब क्या होगा? क्या जो जखीरा है वो गिनती पूरी हो चुकी है या अभी और नोटों के मिलने की संभावना आ रही है? जी बिल्कुल, जो भी संभावनाएं हैं वो रिमांड मजिस्ट्रेट के आने के बाद ही पता चल सकेगी। फिलहाल आपको हमारे पीछे ये न्यायालय परिसर है और ये कानपुर की महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट है और यहीं पर आरआरएफ के सुरक्षा घेरे में डीजीजीआई की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। महानगर मजिस्ट्रेट ज्योतिदा सिंह के सामने उसकी पेशी चल रही है, जिसके बाद शासकीय अधिवक्ता अमरीश टंडन डीजीजीआई की तरफ से रिमांड के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सुधीर मालवीय जो पीयूष जैन के अधिवक्ता है वो रिमांड रिफ्यूज करने की बात कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से पैरवी चल रही है। अब आगे का फैसला ज्योत्सना सिंह के ऊपर है। कुछ ही देर में जब पीयूष जैन को बाहर लाया जाएगा तभी क्लियर हो पाएगा। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां में लगातार यह कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, सरकार लगातार हमलावर हो रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रिश्ता भी जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि कहीं राजनीतिक बू इस इत्र से तो नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब से ये छापेमारी शुरू हुई तभी से दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा, दोनों एक दूसरे पर इस इत्र कारोबारी को लेकर हमलावर है। जहां भाजपा एक और इत्र कारोबारी को सपा से जुड़ा हुआ बता रही है, वहीं
जिस जगह से ये छापेमारी की शुरुआत हुई थी, शिखर गुटका सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके शिखर गुटका को भाजपा का परिवार बताया था। लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया चल जरूर रही है, आगे क्या होगा ये रिमांड के बाद पता चलेगा। और अगर आज डीजीजीआई की टीम को 14 दिन की जो रिमांड उन्होंने मांगी है पीयूष जैन की, ये 14 दिन की रिमांड मिल जाती है। इसके बाद टीम इनको अहमदाबाद ले जाने की तैयारी कर रही है। और पीयूष जैन के क्या ठिकाने हैं, पीयूष जैन के ये इतनी रकम का स्रोत क्या था, इसमें कौन कौन से राजनीतिक दल जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, या कौन से कारोबारी पीयूष जैन के साथ जुड़े हैं, ये रिमांड पर ले जाने के बाद बिल्कुल, तो आने वाला वक्त बनाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेगी। अब तस्वीर दिखा रहे कानपुर से, लाइव तस्वीर है जहां पर हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। और पीयूष जैन जो कि इत्र के कारोबारी हैं, उनका जो रिश्ता है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के ये बेहद ही करीबी कहे जा सकते हैं। तो चुनाव है और चुनाव को लेकर अब कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासत कहीं न कहीं गर्म होती दिख रही है। तो वहीं पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर गाजियाबाद से बीजेपी के लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी से विपक्ष चुनाव की उम्मीद जगी है। जो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं वह बेहद चिंता का विषय है। यह गरीब आदमी के हक का पैसा है। साथ ही विधायक ने पूरी टीम को गिरफ्तारी करने पर बधाई दी है। इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के यहाँ जिस तरह से छापेमारी के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। समाजवादी इत्र बना करके समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में ये जो गरीब के हक का पैसा है, इस पे भ्रष्टाचार करके डाका डाल करके जो इकट्ठा किया गया था, उसको आज बरामद किया गया है और पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इससे निष्पक्ष चुनाव में भी सहायता मिलेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर देश और धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की शहादत में साहिबजादा दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में गुरुवाणी कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही उनकी स्मृति में नमन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी भी गुरुवाणी कीर्तन में शामिल हुए। वहीं सीएम योगी ने पगड़ी पहनने के बाद संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम है सिख परंपरा। ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि देश और धर्म के लिए बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 साहिबजादों की शहादत में यहां उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। अभी हम लोग काशी में गए थे। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किसने किया, तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित। हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे, कौन नहीं जानता। और जब देश गुलाम था, विदेशी हमलों को झेल रहा था, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले और उसके लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे। और पहली बार आपने देखा होगा एक नवजात शिशु अपने पिता को प्रेरणा दे रहा है शहादत के लिए। किसके लिए शहादत के लिए? कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। भारत के इतिहास में कहीं और दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो लखनऊ में सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील क्षेत्र में पहुंचे। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने यहां 554 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में कुल 378 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिलों को परियोजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा।
सीएम ने कानपुर में आईटी की कार्रवाई को लेकर कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों के पैसे गरीबों को नहीं दिए। आज वही आईटी की छापेमारी में दीवारों से निकल रहे हैं। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा भाइयों बहनों, अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। हमने तो चांद की पूजा की है, वह भी पूर्णिमा की ही चांद की पूजा की है। अधूरे के लिए कोई जगह नहीं, पूरा ही देंगे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 1 वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष बन करके तैयार और तीसरे वर्ष पढ़ाई वहां पे प्रारंभ। और प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज आज इसका एक उदाहरण है। में दंगे होना, उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों का आगे बढ़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। ये तो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं। यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवारों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। पहले की सरकारें आज भी इस नमूने सरकार के रूप में किस रूप में है? एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की। ये 3 अन्य पार्टियां हैं, यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और फिर जब मंच पर चाचा भतीजे के बीच मारपीट होती है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होता रहा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, कावड़ यात्रा को रोकी जाती थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले आयोजनों को रोका जाता था। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बीजेपी की ओर से निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा आज बदायूं पहुंची। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इत्र कारोबारी के यहां हुई छापेमारी पर बोलते हुए सभा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी की दुर्गंध फैली हुई है। ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का यह भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता की नजर में आ चुका है। ये पैसा सपा का है, इसकी जांच की जा रही है। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव में खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए लाखों की भीड़ जुटाई जा रही। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार और जोर शोर से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसे लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने निशाना साधा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना इस सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना। तो बता दें कि वरुण गांधी ने सरकार को ही कटघरे पर खड़ा कर दिया है और वरुण गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि रात में आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन दिन में जब आप हजारों लाखों लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस समय क्या कोरोना और ओमिक्रॉन भाग जाता है।
पिछले 117 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे एचपी कर्मचारियों ने आज तिकोनिया चौराहे पर पकोड़े तलकर और चाय बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही युवाओं ने आलू प्याज भी बेचे। तो एचपी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 117 दिनों से 185 कर्मचारी लेबर कमिश्नर के ऑफिस में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भी गए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और मजबूरन आज उन्हें पकोड़े तलने और चाय बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वे अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। यदि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया तो कार्यक्रम का विरोध भी करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि एचपी कंपनी उनको दोबारा से वापस ले या फिर उनकी सर्विस को भुगतान करे। 15 साल नौकरी करने के बाद एक दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बेरोजगार करके जा रही है। 15 साल की हमारा मेहनत, ये हमने जो रोजगार करा उसका आज इनने बिल्कुल बेकार कर दिया हमारी रोजगार, और इस अधेड़ उम्र में हमें यहाँ बेरोजगार करके जा रहे हैं। आज ये बताइए, आज हम मजदूर जो है मजबूर है, कल को और भी मजबूर होंगे। एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन ये पूरा भारत देश मजबूर होगा, जो पूरा का पूरा पूंजीपतियों के हाथ में चले। आज हमने पकौड़े तलने का प्रोग्राम रखा था क्योंकि बेरोजगारी इस चरम पे पहुंच गई है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। 15 साल जॉब करने के बाद आईटी कंपनी हमें निकाल देती तो पकौड़े तलने के अलावा हमारे पास और क्या विकल्प बचता है? चाय पकौड़ी बेचेंगे अब हम। कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के भाजपा नेताओं को अपने में शामिल कर बीजेपी को बड़ा झटका देने की बात कही है, लेकिन वही भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि किसी पेड़ से अगर पत्ता टूटता है तो सूखता पत्ता है, पेड़ नहीं। बीजेपी विकास के सहारे आम जनता के बीच जाती है और उसी का फायदा आम चुनाव में बीजेपी को मिलने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का बड़ा वट वृक्ष है, और इस बड़े वट वृक्ष से अगर कुछ 2-4 पत्ते टूटते हैं तो पत्ते सूखते हैं, पेड़ को फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी इन आयाराम गयाराम के भरोसे नहीं है, वो अपने काडर के भरोसे है, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे है। हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं, हम उनके दम पर चुनाव लड़ते हैं। इन आयाराम गयाराम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी को इन दल बदलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने विकास के दम पर चुनाव में जाते हैं। जो विकास के कार्य हमने 5 वर्ष उत्तराखंड में किए, जो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में किया, हम उसके दम पर चुनाव में जाएंगे। हमारे पार्टी को, संगठन को ये 2-4 अगर छुट भैया छोड़ भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।